हेलो चैंपियंस। तो अभी आपने केमिस्ट्री के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए और अब मैं बायो के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बायो में बनते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। द डायग्राम शोन एन एनिमल सेल, यानी आपको डायग्राम में एक एनिमल सेल दिखाया गया है और इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी दिखाए गए हैं और इसमें से एक सेल ऑर्गेनेल को यहां एक्स शेप का बता दिया गया है, उसका नाम एक्स कर दिया है और आपको यह बताना है कि ये जो एक्स सेल ऑर्गेनेल है वो इनमें से क्या होगा। क्या वो न्यूक्लियस होगा, क्या वो क्रोमोसोम होगा, क्या वो गोल्गी अपरेटस होगा, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो न्यूक्लियस तो नहीं हो सकता। क्यों? न्यूक्लियस तो ये वाला स्ट्रक्चर है और हम इसके बाहर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर गोल्गी अपरेटस होता तो ये गोल्गी अपरेटस तो ये तो ना न्यूक्लियस होगा ना गोल्गी अपरेटस होगा। क्रोमोसोम कहां होता है? क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर एक्स शेप का, तो क्रोमोसोम भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एक्स सेल ऑर्गेनेल है बच्चों, वो है क्या? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो आपको इस टाइप का डायग्राम देख रहे हो, तो ये न्यूक्लियस के बाहर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये आपके क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। उसमें से जिस पे राइबोसोम पाया जाता है वो रफ होता है, जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता वो स्मूथ होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो क्या होगा? एक्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन? क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। आपको यहां हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, और उन्हीं सेल्स का यहां डायग्राम दिया है और डायग्राम देकर इनका जो नाम है उसको ए बी सी डी ई एफ जी से लेबल कर दिया और आपको बताना है कि इनका नाम क्या होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? तो अगर आपने डायग्राम पढ़ा है चैप्टर में तो आप इन सभी सेल्स का नाम दे दोगे, और नहीं पढ़ा है तो नहीं दे पाओगे। तो फिर कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है? बताओ बताओ क्या होगा। मैं यहां सबके नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी। आपको सही नाम आइडेंटिफाई करना, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ए क्या होगा? ये ए किसकी तरह लग रहा है? अरे अगर आपने डायग्राम गौर से देखा हो तो ये रहा आपके सेल चैप्टर में फिगर नंबर 5.3। क्या लिखा है? वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट सेल्स, उनका नाम। तो ये जो पहला सेल है ये कौन सा है? मसल सेल। कौन सा मसल सेल? स्मूथ मसल सेल, है ना। ये है आपके ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ये जो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नर्व सेल है, न्यूरॉन्स। ये क्या है? फैट सेल है। ये बोन, हड्डी के सेल है। ये स्पर्म है। ये क्या है? ओवम है। तो अब आ जाओ इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखो, तो दोनों सिमिलर डायग्राम है, बस नाम हटा दिया है। तो फिर अगर हम नाम देखें तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्मूथ मसल सेल। क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। डन? अब बी पे आ जाओ। तो बी क्या है? बी हमारे ब्लड के सेल्स है। ठीक है, बी हमारे क्या है? ब्लड के सेल्स। अब ब्लड के सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ भी हो सकता है। डन? सी पे आ जाओ। सी क्या है? ये सबसे लंबा वाला न्यूरॉन, नर्व सेल है। व्हाट इज सी? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, नर्व सेल। ये सबसे बड़ा सेल बॉडी का। डी पे आ जाओ। डी क्या है? ये कौन सा सेल है? ये फैट सेल है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है उस फैट सेल, एडिपोज टिश्यू में जो फैट सेल होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर आ जाओ ई। ये कौन सा सेल है? ये हमारे हड्डियों में पाए जाने वाला सेल था ना, बोन का सेल। ठीक है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ई का मतलब हो जाएगा बोन सेल। तो इसका मतलब आपके चैप्टर में जहां भी डायग्राम आए, डायग्राम को लेबलिंग के साथ देखो, पढ़ो, क्योंकि डायग्राम पूछ लिए जाते हैं।
और आगे चल के अगर ये हैबिट रहेगी तो आगे चल के क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी क्लास 9 से हैबिट पड़ी थी। ठीक है, फिर आ जाओ ई के बाद एफ। ये कौन सा है? एफ क्या है? ओवम है। ओवम का मतलब होता है एग सेल। ठीक है, और जी क्या है? जी है स्पर्म। स्पर्म होता है मेल गैमेट, एग क्या होता है? फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये रहे हमारे सारे स्ट्रक्चर, और यही चीज इस डायग्राम में दिखाया गया आपके सेल चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दिया है, और डायग्राम में इस वाले स्ट्रक्चर को एक्स लिख दिया है। क्या है? एक्स। और आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर है क्या, ये एक्स स्ट्रक्चर क्या है, और इसको डिफाइन भी करना है। तो आपको नाम भी बताना है और डिफाइन भी करना है। अब आपने ये स्ट्रक्चर कहां देखा है? सेल चैप्टर में देखा होगा, और नहीं देखा है तो बुक उठाओगे तो आपको सेल चैप्टर में डायग्राम दिखेगा। तो पहली बात, ये सेल कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है बच्चों? तो यहां देखो, ऐसे आपको न्यूक्लियस तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूक्लियस तब नजर आएगा जब मेम्ब्रेन होगी। यहां तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो यानी न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है। और इसी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहां हमारा आंसर होगा कि जो स्ट्रक्चर एक्स है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड, है ना। अब न्यूक्लियोइड की डिफिनीशन क्या होगी? undefined nuclear region found in prokaryotic cell is known as nucleoid. Undefined and poorly developed, undefined poorly developed nuclear region in prokaryotic cell is known as nucleoid. क्या कहते हैं? उसे ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसके मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, यानी न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप्ड होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा नाम और ये रही न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको यहां डायग्राम दिख रहा है, और ये डायग्राम किसी सेल डिवीजन का है। आपको डायग्राम देखकर ये बताना है कि ये सेल डिवीजन कौन सा है और क्यों है। तो आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। यहां आपके पास एक पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल, ठीक है। और एक पेरेंट सेल से पहले स्टेप में 2 सेल बने, और दूसरे स्टेप में 2 से 4 सेल बने कि नहीं? हाँ। अब पहले में क्रोमोसोम कितने थे? 1 2 3 4। लेकिन जब आप इन चारों सेल को देख रहे हो तो सभी में क्रोमोसोम कितने हैं? 2 2 2 2, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यहां क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन the number of chromosome gets halved. The number of chromosome gets halved. तो सेल डिवीजन के दौरान पेरेंट सेल में मान लो 4 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल में कितने हैं? 2, यानी आधे हो गए क्रोमोसोम। और ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए, उस सेल डिवीजन को क्या कहेंगे?
This type of cell division is known as this type of cell division is known as क्या मियोसिस। क्या कहलाता है? मियोसिस। और इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहां क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और ये डिवीजन कहां देखने को मिलता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में या ऑर्गन्स में। तो मियोटिक सेल डिवीजन meiotic cell division is found in male and female reproductive tissue, in male and female reproductive tissue या ऑर्गन्स। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब स्पर्म और एग का प्रोडक्शन होता है तो वहां सेल डिवीजन जो होता है वो मियोटिक होता है, क्योंकि स्पर्म और एग में क्रोमोसोम आधे होते हैं और आधे तभी होंगे जब मियोटिक सेल डिवीजन होगा। और जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, यानी जितने क्रोमोसोम होंगे पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ दिया जाए तो जो रिपेयर के लिए जो सेल डिवीजन हमारे, जैसे स्किन में चोट लग गई, अब चोट लगने के बाद नई सेल्स आते हैं तो हमारी चोट फिर से सही हो जाती है, स्किन सही हो जाती है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ग्रोथ एंड रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी जो नए सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होगा जितना उनके पेरेंट सेल में था। तो हमारे ग्रोथ और रिपेयर में जो रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। और मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं। तो यहाँ 1 से 4 बने तो ये मियोटिक सेल डिवीजन है, जिसको मियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, यहां आपको टिश्यू चैप्टर का एक डायग्राम दिया है और डायग्राम में आपको पूछा है कि XYZ क्या है। तो द लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी इज शोन इन द अबव डायग्राम। इस डायग्राम में आपको प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू का लोकेशन दिखाया गया है और लोकेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो X है ये क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या। ये कौन से टिश्यू है? मेरिस्मेटिक टिश्यू है कि परमानेंट टिश्यू है? तो ये भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू है जिनमें पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है ना। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का अलग अलग लोकेशन है XYZ। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। तो जो सबसे टॉप पे होता है जैसा यहां है, ये क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, जो लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो गर्थ यानी मोटाई बढ़ाता है वो होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो हमारा ये हो जाएगा एपिकल, ये हो जाएगा इंटरकैलरी और Z हो जाएगा लैटरल। तो यहां मैं लिख देता हूं, X हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। सारे डायग्राम देखो बहुत इजी पूछे गए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इजी तब लगेंगे जब डायग्राम याद होगा, नहीं तो डायग्राम की लेबलिंग याद नहीं है तो वही टफ लगेगा। तो X हो गया एपिकल मेरिस्टेम, Y क्या हो गया? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और Z क्या हो गया बताओ? Z क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, Z इज लैटरल मेरिस्टेम। डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन था कर लिया। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये टॉप 10 क्वेश्चन जो लिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to जो 4 थे वो केमिस्ट्री के थे और 5 से जो 10 है वो बायो के, सेल और टिश्यू दोनों चैप्टर के हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ डायग्राम दिया है, डायग्राम में ये A है, ये B है, ये C डायग्राम है
और इस डायग्राम में आपको तीनों टाइप के जो सिंपल टिश्यू है इनका नाम पूछा है। ठीक है, तो नाम पूछना है तो सबसे पहले देखो यहां कोई चीज लिखी है कि यहां इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहां वॉल थिकनिंग है, ठीक है, यहां थिक लिग्निफाइड वॉल है, तो यानी कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप इन सिंपल टिश्यूज का नाम बता सकते हैं, क्योंकि जो मेरिस्मेटिक और परमानेंट परमानेंट जो टिश्यू होता है उसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और ये जो आते हैं ये सिंपल टिश्यू में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो क्या इनका आंसर होगा, ये कौन से टिश्यू हैं, ये कौन से टिश्यू हैं, ये कौन से टिश्यू। तो ये क्या डायग्राम दिया एनसीईआरटी में, हाँ डायग्राम दिया है, देखो ये रहा डायग्राम। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से। तो जहां आपको इंटरसेल्युलर स्पेस नजर आ रहा है ये होते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये होते हैं कोलेनकाइमा, और जो थिक लिग्निफाइड वॉल्स वाले होते हैं ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो नारियल का जो ऊपर वाला रफ वाला होता है ना उसमें स्क्लेरेनकाइमा ही होता है। हम नाशपाती खाते हैं पियर, तो उसमें जो खाने पर वो जो कड़ाक वो जो एक आता है ना रफ, तो वो जो स्वाद आ रहा है वो इसी स्क्लेरेनकाइमा की वजह से आ रहा है। और यही डायग्राम, ये डायग्राम आपके टिश्यू चैप्टर में कौन सा है, फिगर नंबर 6.4। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डन। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये है ए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो यहां लिख दिया जाए, आओ। तो जो ए थे वो पैरेन्काइमा, जो बी था वो डायग्राम वो किसका था बताओ, कोलेनकाइमा, और जो सी है वो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। डन हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। लेकिन आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसका आइडिया लग गया, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और आपके क्लास 9th की हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम की तैयारी हम इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।